हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेक द साइंस क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे IIT 2010 में आया हुआ एक क्वेश्चन जो है स्क्वायर पैकिंग। जो हम पढ़ते हैं टू डायमेंशनल शेप का, जो हम 3D बनाते हैं, उसे 3D शेप में जो हम जो पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह पढ़ते हैं, उसका आज हम जो सेकंड डायमेंशन फार्मूला होता है, सेकंड डायमेंशन स्ट्रक्चर होता है, उसका फार्मूला, उसका पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं। सो ये वाला क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो नहीं आते, पर हाँ जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम देने जाएंगे तब आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। इसका नाम होता है पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। देखिए, स्क्वायर क्लोज पैकिंग मतलब क्या होता है। जो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनता है ना, जो हमने सीखा था, जब हम इसको मतलब 3D बनाएंगे तब हम सिंपल पाएंगे, तो उसी का ये 2D है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। देखिए, इसको अच्छे से समझिए, आज की क्लास में क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में ये आया कहाँ से। ठीक है, ओके। सो दिखता कैसा है, मान लीजिए कि आपके पास एक ये क्या है, सर्कल है। क्या है, सर्कल। देखिए, स्फीयर नहीं होता 3D में, स्फीयर होता है क्योंकि आपका जो स्ट्रक्चर बनता है वो थोड़ा सा मतलब ऐसे दिखता है जैसे राउंड ज़्यादा, जैसे स्फीयर बन जाता है एवरी एटम। पर एक एटम आपका इन 2D बनेगा सर्कल। ठीक है, मतलब हम जब सर्कल का एरिया लेंगे तब हम सर्कल का एरिया लेंगे, स्फीयर का वॉल्यूम लेंगे जब हम 3D पढ़ेंगे। पर अभी के क्लास में हम सिर्फ सर्कल का क्या लेंगे, एरिया लेंगे। ठीक है, सर ये आपका क्या है, सर्कल है। अब ये सर्कल मान लीजिए कि आपका क्या बना, आपका क्या बना, बीच का एक एटम बना, और ये एटम के चारों ओर कोऑर्डिनेट है 4 एटम्स। देखिए, ये सेम इक्वल साइज का एटम मैं यहाँ पर चिपका के एक बना दिया ऐसे। अब इसे इक्वल एटम का एक डिस्टेंस में यहीं पर मैंने चिपका दिया, यहाँ नहीं, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक डिस्टेंस चाहिए। अगेन ऐसे दो मैंने यहाँ ऊपर बनाए, यहाँ पर भी दो वैसे ही मैं यहाँ बना दूँगी डिस्टेंस रख के। अब ये जो 4 आपको 5 दिख रहे हैं एटम्स, ये इक्वल साइज के हैं। ठीक है, मतलब अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये डायमीटर ऑल ए है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर जो आपका स्ट्रक्चर बनेगा वो कोऑर्डिनेट बनेगा 4। मतलब देखिए, ये आपका बीच का सेंट्रल एटम बना। अब ये सेंट्रल एटम की 2D है, ये सेंट्रल एटम बना, हमने पढ़ा था ना प्लेन में, 2D प्लेन में कैसे बनता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। तो उसी तरह उसका ही पैकिंग एफिशिएंसी बता रहे हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ से हमने एवरी एटम में जो रेडाई है वो टच किया, तो हमको एक स्क्वायर पैकिंग मिला। अब ये स्क्वायर पैकिंग आपका क्या बना, इस वाले सेंट्रल आइटम का कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है, अब इसका कोऑर्डिनेशन नंबर तो हमको पता था, ये तो सबको पता था, मैंने पढ़ा रखा। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर से आपको निकालना है, मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर से हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्या है। अब हमको क्या करना है, यहाँ से निकालना है कि व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ 2D। ठीक है, तो देखिए कैसे निकलता है 2D का। हमको पहले पढ़ना पड़ेगा कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एटम्स पर दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल। देखिए, मैंने आपको ये बता रखा है, सबको पता होना चाहिए कि जो यूनिट सेल का स्ट्रक्चर होता है, जो यूनिट सेल का बेसिक कंसेप्ट होता है, वो एक्चुअल में मैंने क्यूब से बताया। क्यूब एक्चुअल में क्या है, एक 3 डायमेंशनल शेप है विच इज़ कम्स फ्रॉम स्क्वायर। मतलब स्क्वायर को अगर हम एक स्क्वायर के सामने एक स्क्वायर को रख देंगे और उसके वर्टिसेस को जोड़ देंगे, तो उसका जो स्ट्रक्चर बन के आएगा वो क्यूब बन के आएगा, और जिसके कॉर्नर्स 4 होते हैं। पर हमें पता है कि जो क्यूब होता है, उस क्यूब का जो मतलब प्लेन मतलब डेरिवेटिव होता है वो स्क्वायर ही होता है। तो स्क्वायर का अगर 4 है कॉर्नर, स्क्वायर का अगर 4 कॉर्नर है, 1 2 3 4 कॉर्नर्स है, तो हमको ये पता होना चाहिए कि क्यूब का कॉर्नर कितना होता है, क्योंकि 4 ऊपर 4 नीचे। एक आप छत समझ लो, एक आप फ्लोर समझ लो अपने रूम का एग्जांपल लेके, तो दोनों का अगर कॉर्नर को मैं सोचूं तो वो 8 हो जाएंगे। मतलब क्यूब का 8 और स्क्वायर का 2, मतलब क्यूब इज़ नथिंग बट दिस स्क्वायर का स्क्वायर है ना, मतलब डबल स्क्वायर। तो क्यूब का और स्क्वायर का जो डेरिवेशन है वो हमको एक को मतलब क्या बोल सकते हैं उसको, मतलब एक के बाद इसको समझते जाना है। ठीक है, ओके। सो ये वाला आपका स्क्वायर बना। अब स्क्वायर में हमको ये पता होना चाहिए कि एवरी टाइम क्यूब ही आपका यूनिट सेल नहीं होता। यूनिट सेल इज़ नथिंग बट द मतलब एक ऐसा पोजीशन से यूनिट सेल को कट किया जाता है जो पोजीशन आपका रिपीटेड हो। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका स्क्वायर है। अब ये स्क्वायर एक्चुअल में आप समझो कि आपके पास एक रूम है,
उस रूम का जो फ्लोरिंग है वो फ्लोर आपका क्या है, चारों तरफ से एक स्क्वायर शेप में आपको दिख रहा होगा। अब उस स्क्वायर शेप में अगर आप एक एक टाइल्स को देखो, एक एक टाइल्स के एक एक अगर स्क्वायर को देखो तो वो भी आपको एक स्क्वायर में दिखेगा। अब ये एक एक टाइल आप देख लो तो वो आपको लगेगा कि वो यूनिट सेल है। अब एक एक टाइल का एक एक स्क्वायर जब हम जोड़ते एक रूम का फ्लोर बना के आएंगे तब हमको दिखेगा कि एक रूम आपका लैटिस बन के आ गया। मतलब वो जो फ्लोर है आपका वो आपका एक 2D प्लेन है ना। उस फ्लोर में आपको दिखेगा नहीं कि एक हम उस फ्लोर को घुमा फिरा के नहीं सकते। तो मैंने एक फ्लोर का एग्जांपल देकर आपको 2D डायमेंशन का, हाँ, तो मैंने आपको क्या समझाया कि आपका जो रूम है उसका जो फ्लोर है वो एक लैटिस का फॉर्म में आपको दिखेगा इन 2D डायमेंशन, क्योंकि जो आपका रूम है वो आपका क्यूब है। पर रूम का एक मैंने बताया ना कि एक फ्लोर और एक छत में एक फ्लोर को आप मान लो 2D स्क्वायर। अब इसी स्क्वायर में आपको क्या है, 4 कॉर्नर्स हैं। अब मैंने उसी फ्लोर का क्या लिया, एक टाइल का पार्ट लिया। अब वो वाला पार्ट आपका बना यूनिट सेल। मतलब आपको यहाँ से ये क्लियर होना चाहिए कि यूनिट सेल इज ऑलवेज नॉट कंसिडर्ड एज 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल में यूनिट सेल होता है। अब मान लीजिए कि इस वाले यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स है वो मैं आपको पूछूँ। आपको अगर मैं पूछूँ कि कितने नंबर ऑफ यूनिट सेल है, सॉरी नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स तो मैं लैटिस के लिए पूछ सकती हूँ। पर हाँ, अगर मैं एक पर्टिकुलर यूनिट सेल की बात करूँ तो आपको मैं पूछ सकती हूँ कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हो सकते हैं। ठीक है, देखिए नंबर ऑफ एटम्स कैसे फाइंड करते थे। देखिए आपको मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। मान लीजिए कि ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर का 4 कॉर्नर है। ठीक है, अब इस 4 कॉर्नर में हमने क्या किया, एक ऐसा फॉर्मेशन किया, एक ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया कि ये वाला जो स्क्वायर है वो रिपीट होने के बाद अगेन स्क्वायर ही बने। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का मैंने एक ऐसा पोजीशन से यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब कंस्ट्रक्शन, जिससे हमारे पास एक अगेन स्क्वायर का शेप आ जाए। तो उसी टाइम आपको बोलना पड़ेगा कि हाँ, अब लैटिस बन चुका है। अब आपका जो मतलब स्क्वायर का जो मतलब यूनिट सेल है वो रिपीटेड है। देखिए मैं रिपीट करना स्टार्ट करती हूँ। ये आपका क्या है, एक स्क्वायर का शेप है। अब मैं कैसे रिपीट कर सकती हूँ, आप इस स्क्वायर में किसी भी एक साइड ले लो, कोई भी एक क्या ले लो, साइड ले लो। अब ये वाला साइड से अगर मैं एक सेम इसी तरह स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर दूँ, देखिए, ठीक है, तो आपको इसी स्क्वायर का एक स्क्वायर दिख गया। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, इस स्क्वायर का एक बड़ा सा स्क्वायर। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ कि इस वाले पॉइंट से एक जोड़ दिया लाइन। ठीक है, अब इसी वाले पॉइंट से एक मैं अगेन स्क्वायर जोड़ देती हूँ, इस वाले। ठीक है, मतलब मैं इस वाले स्क्वायर को ही एक 2 साइड से जोड़ के देख रही हूँ, 2 साइड से। ठीक है, अगेन यहाँ पर एक छोटा सा लाइन बच चुका है, तो इस वाले पॉइंट को मैं जोड़ देती हूँ। ठीक है, ऐसे देखिए आपको ऐसे फील हो रहा होगा कि ये वाला एक छोटा सा स्क्वायर था, अगेन ये एक बड़ा सा स्क्वायर आके हमारे पास आ गया। ठीक है, मतलब हमारे पास ये एक यूनिट सेल की तरह काम कर रहा था, ये मेरा छोटा वाला स्क्वायर। पर जब ये छोटा स्क्वायर 3 बार रिपीट हो गया, अगेन जो 4 बार हमको एक स्क्वायर देखने को मिला जॉइंट होने के बाद, तो एक बड़ा सा लैटिस दिखा, एक बड़ा सा स्क्वायर लैटिस दिख गया। तो आपको ये बार बार फील होना चाहिए कि आपका जो लैटिस बनता है वो एवरी टाइम एक यूनिट सेल, एक पर्टिकुलर यूनिट सेल का रिपीटेड मोड ही होता है। मतलब अगर हमारे पास ये एक स्क्वायर प्लेन है तो इसी स्क्वायर प्लेन में आपका क्या होगा, एक रिपीटेड मोड होगा, और जिसके थ्रू आउट आपका एक लैटिस बन के आ जाएगा किसी भी एक स्क्वायर का। ठीक है, अच्छा, ये आपका क्या आ गया, बड़ा सा स्क्वायर आ गया। ठीक है, अच्छा, अब मैं स्टार्ट करती हूँ इसका नंबर ऑफ यूनिट सेल्स बताना, प्रूफ करना। ठीक है, अच्छा देखिए आपका ये क्या है, एक पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट। अब इस वाले पॉइंट को आप अगर देखो तो कितने नंबर ऑफ एटम्स ने इसको काटा। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक पॉइंट था, अब इस वाले पॉइंट को मैंने ऐसे, देखिए ये आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन रहा था, ऐसे अगेन बना के दिखाना पड़ेगा प्रूफ करने के लिए। देखिए ऐसे 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 ही था ना। अब ये वाला पॉइंट में एक कॉर्नर में देखिए पूरा एक एटम पूरा घिरा हुआ है। मतलब अगर मैं इस वाले एक पॉइंट की बात करूँ, एक कॉर्नर की पॉइंट की बात करूँ स्क्वायर में, तो हमको पता होना चाहिए कि एक कॉर्नर में
एक पूरा एटम कंसिडर है। अब अगर मैं यहाँ पर आपको पूछूं कि एक पॉइंट में कितना पार्ट कटा, देखिए 1 2 3 4, मतलब अगर मैं पूछूं कि एक स्क्वायर लैटिस में यूनिट सेल्स का रिपीटेड होना आपका कितना पार्ट कट हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि 1/4 पार्ट आपका कट हो जा रहा है, 1/4 पार्ट आपका कट हो जा रहा है एक एटम में, ठीक है। तो अगर मैं बोलूँ कि एक स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4, एक स्क्वायर में कितने कॉर्नर्स होते हैं, 4। अब अगर एक स्क्वायर में 4 कॉर्नर्स होते हैं, तो अगर उस वाले स्क्वायर को मैं लैटिस में चेंज करूं तो आपके अगेन 4 पार्ट, मतलब 1/4 पार्ट ही आएगा एक कॉर्नर के एक एटम को कंट्रीब्यूट करने में। मतलब द प्रिमिटिव नंबर, मतलब हमको अगेन एक और न्यू इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हुई कि जो आपका प्रिमिटिव यूनिट सेल था, बहुत स्टूडेंट्स को प्रिमिटिव यूनिट सेल्स का मतलब पता होगा कि 8 × 1/8 जिसका फॉर्मूला होता है। पर अगर आपको एग्जाम में कभी पूछ लिया गया कि व्हाट इज़ दी प्रिमिटिव नंबर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव नंबर ऑलवेज 8 × 1/8 नहीं होता। प्रिमिटिव नंबर या प्रिमिटिव फार्मूला आपका चेंज हो जाता है ड्यू टू चेंज इन कंडीशंस या फिर ड्यू टू चेंज इन स्ट्रक्चर्स। जैसे कि हमको यहाँ पर स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर मिल गया विच इज़ 2 डायमेंशनल ऑफ दिस क्यूब, बट यहाँ पर 2 डायमेंशनल शेप होने की वजह से आपका जो प्रिमिटिव नंबर है वो भी चेंज हो गया। मतलब अगर मैं यहाँ पर इस वाले स्क्वायर को छोड़ दूँ, आप सॉरी इस वाले स्क्वायर को छोड़ दो, ये तो मिडिल है, ये तो प्लस होता ही जाएगा एवरी कंडीशन एवरी स्ट्रक्चर्स में। पर अगर मैं सिर्फ एक स्क्वायर की बात करूँ विच इज़ कम्स फ्रॉम वन कॉर्नर एंड वन कंट्रीब्यूशन, वन एटम कंट्रीब्यूशन, तो आपका एक एटम में 1/4 पार्ट ही कंट्रीब्यूट होता हुआ दिखाएगा। अब 1 2 3 4 मैंने यहाँ पर कट करके दिखाया है ना, मतलब आपको एक स्क्वायर का 2 साइड ले लेना है। अब इस 2 साइड को आपको ऐसा फील करना है कि वो बन जाए एक अगेन रिपीटेड ये स्क्वायर, ठीक है। इस स्क्वायर से हमने एक बड़ा सा स्क्वायर बनाया, ये स्क्वायर आपका यूनिट सेल था, ये स्क्वायर आपका उसी यूनिट सेल का लैटिस बना, है ना। तो अगेन इस वाले स्क्वायर के लिए आपका प्रिमिटिव नंबर भी तो चेंज हो जाएगा ना। जैसे अगर क्यूब के लिए 8 × 1/8 कंट्रीब्यूशन है, कैसे, देखिए स्क्वायर का 4 होता है और स्क्वायर का कटिंग पार्ट अगर मैंने आपको 1/4 बता दिया, पर अगर मैं आपको बोलूँ कि क्यूब का स्क्वायर का ही डबल बना दूँ, मतलब स्क्वायर का अगर 4 × 1/4 है, तो अगर मैं क्यूब बताऊँ तो क्यूब का तो 8 होता है, अगेन ऊपर का एक 4 नीचे का 4, मतलब 4 + 4 1/8 हो गया, तो उसका कंट्रीब्यूशन 8 × 1/8 हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये एक क्यूब था, छोटा बना रही हूँ, वैसे बहुत बार मैं इसको आपको शो कर चुकी हूँ। देखिए ये एक आपका क्यूब है, एक क्यूब को मैंने ऐसा सजाया है जिससे एक बड़ा सा क्यूब आपको दिखे, ये लैटिस क्यूब है। अब एक क्यूब आपका यूनिट सेल की तरह काम कर रहा था, पर एक्चुअल में अगर एक क्यूब का एक कॉर्नर में आपको बोलूँ तो एक क्यूब का एक कॉर्नर आपको कंट्रीब्यूट करेगा 1/8 पार्ट ऑफ द एटम। मतलब हमको यहाँ पता होना चाहिए कि एक एक एटम आपका एक एक कॉर्नर में है और वो आपका 1/8 पार्ट कंसिडर कर रहा है। मतलब वन यूनिट सेल ऑफ प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऑफ क्यूब कंसिडर 1 एटम। क्यों? क्योंकि 8 × 1/8 का कंट्रीब्यूशन होता है। 1/8 कैसे? क्योंकि अगर स्क्वायर का 4 × 1/4 है तो अगेन क्यूब इज नथिंग बट दिस स्क्वायर का डेरिवेटिव पार्ट ऑफ डबल, सो 1/4 is the square and 1/8 will be the cube and 8 corners also will be the cube। तो क्यूब का आपका 8 × 1/8 है, 8 × 1/8 है, और ये आपका प्रिमिटिव पार्ट है, किसका पार्ट है? क्यूब का, और ये आपका स्क्वायर का पार्ट है। स्क्वायर का 4 आपका कॉर्नर मैं लिख देती हूँ, ठीक है, और 1/4 आपका क्या है? कंट्रीब्यूटेड या फिर कंट्रीब्यूशन लिख देती हूँ, ठीक है, कंट्रीब्यूशन। ये पूरा मिला के आपका स्क्वायर का प्रिमिटिव नंबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। और क्यूब का 1/8 × 1/8 का 1 आ जाएगा। मतलब अगर मैं पूछूं कि आपके पास 1 यूनिट सेल है और एक आपका एटम है, आप बताओ कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। आपको मैं पूछूं कि स्क्वायर का प्रिमिटिव नंबर क्या है और क्यूब का प्रिमिटिव नंबर क्या है, दोनों में डिफरेंस बताओ, तो आपको पता होना चाहिए क्यूब इज़ नथिंग बट द डेरिवेटिव ऑफ स्क्वायर विच इज़
square both sides, and if square has 4 into 1 upon 4th contribution, so again cube has 8 corners, so its contributing number will also be 1 upon 8, because क्यूब का अगर मैं एक बड़ा सा क्यूब बनाना चाहूँ तो उसका आपका कॉर्नर्स का डेरिवेशन चेंज हो जाता है, और जिसके थ्रू आउट आपका 1 अपॉन 8 पार्ट ही कंसिडर होता है, ऊपर से 4 नीचे से 4 ऐसे, समझ गए। अच्छा, यही है डिफरेंस, मैं आपको डिफरेंस समझाना चाहती थी, इसलिए मैं इसका अलग से वीडियो बना रही हूँ, नहीं तो ये आपका जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में नहीं पूछा जाता, पर हाँ ये IIT के क्वेश्चन है तो आपको मदद मिल सकती है। जैसे आपको पता चला ना कि जो यूनिट सेल है वो एवरी टाइम क्यूब नहीं होता, 2D में भी आपका पैकिंग एफिशिएंसी वगैरह निकाला जा सकता है, इसी तरह। तो स्टार्ट करते हैं मेन आपका टॉपिक जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ओके, सो ये आपका समझ में आ गया। अब देखिए, अगर आपका जो स्क्वायर का प्रिमिटिव नंबर 1 है, और अगर आपका जो यहाँ पर बीच में, अगर यहाँ पर बीच में आपका एक एटम प्रेजेंट है BCC की तरह, तो आपका क्या BCC नहीं है ये आपको क्या किया जाता है, प्लस किया जाता है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा एटम्स बीच में प्रेजेंट रहते हैं, ये आपको ये इंडिकेट करते हैं कि मुझे प्लस करो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको क्या करूँगी, प्लस कर दूँगी। मतलब हमारे पास प्रिमिटिव का कितना है 1, सो इसका भी 1, तो 1 + 1 2, मतलब हमारा जो नंबर ऑफ एटम्स दिस यूनिट सेल आएगा, दिस यूनिट सेल विच इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग, वो आ जाएगा 2, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये आपको काम आने वाला है, पैकिंग एफिशिएंसी में लिखा जाता है, इसका जो यूज़ है वो होता है। द नंबर ऑफ, दिख रहा है, द नंबर ऑफ एटम्स पर स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग इज 2, ठीक है। मतलब BCC में 2 नहीं होता, इन 2 डायमेंशन 2 होता है, ठीक है। ओके, सो ये 2 डायमेंशन का बेस था, आपको पता होना चाहिए। ओके, अच्छा, आप लीनियर का भी निकाल सकते हो, तो आज के क्लास में सिर्फ स्क्वायर और हेक्सागन का ही करेंगे, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं इसका न्यूमेरिकल। देखिए, अगेन मैं फॉर्मूला डेरिवेट करने से पहले एक स्ट्रक्चर रिपीट कर देती हूँ। ये आपको क्या है, स्क्वायर है, क्लोज पैकिंग। अब यहाँ पर आपका जो बन रहा था जॉइन करने के बाद, वो 4 कोऑर्डिनेट बन रहा था। अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि ये जो है वो क्या है, A है। अगेन ये जो है इसका साइड वो भी A है, इसका साइड, इसका जो बीच का गैप वो भी A है, इसका बीच का गैप वो भी A है, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे निकालना है कि एक्चुअल में ये वाला जो एटम है उसका जो कनेक्शन है इन दोनों एटम्स के साथ, या फिर कनेक्शन है इन दोनों एटम्स के साथ, वो एक साइड में कितना डायगोनल प्रोवाइड कर रहा है। देखिए, ये डायगोनल तो नहीं है, पर हाँ हम बोल सकते हैं कि हम एक केस में इसको क्या ले सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल ले सकते हैं, और राइट एंगल ट्रायंगल से आपको क्या निकल जाएगा, आप फर्दर रेडियस वगैरह निकाल सकते हैं। पर अभी के लिए आप जो मैं बताने वाली हूँ वो क्या बताने वाली हूँ कि इनका जो मतलब साइड है वो क्या, ठीक है। देखिए, फ्रॉम स्टार्ट हो गया ना न्यूमेरिकल, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम a square plus b square is equals to c square, where a square मतलब हमको पता होना चाहिए कि c square आपका क्या है, हाइपोटेनस है, और ये परपेंडिकुलर है, और एक आपका क्या है एडजेसेंट है। अब एडजेसेंट कैसे निकलता है, देखिए, ये मान लीजिए कि आपका क्या है, एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर का मैंने एक साइड को एक दूसरे कॉर्नर्स के साइड के साथ ज्वाइन किया, तो आपका ये एक पर्टिकुलर क्या निकल गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। अब ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल में एक पार्ट आपका परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस और एडजेसेंट से डिनोट किया जाएगा। अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि ये वाला जो पार्ट है वो A है, ये वाला पार्ट A है, और ये वाला पार्ट आपका एक कट हो रहा है। तो हमको पता होना चाहिए कि अगर जो एटम, आपको मैंने बहुत बार बताया कि जो ये 3 एटम्स एक साथ एक लाइन में ऐसे आते हैं, और ये वाला आपका एक हाफ रेडाई है, ये वाला आपका हाफ डिस्टेंस है, मतलब ये R है, ये R है, ये पूरा 2R है, तो इट विल बिकम्स 4R ना, क्योंकि R + R 2R + 2R 4R। सो 4R के इक्वल अगर मैं रखना चाहूँ a² + a² को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास इक्विवेलेंट A
ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r का स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से a स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना निकल जाएगा, 4r स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आपका a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4r का जो आपका ये था मतलब स्क्वायर था वो हमको नहीं भूलना। सो इसका स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा, 16 का r का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपका कट करने के बाद 8 आएगा, मतलब a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8r स्क्वायर बताया जा रहा है। तो हमको पता होना चाहिए इन फ्यूचर जब हम इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तब आपका एच लेंथ का कितना आ जाएगा स्क्वायर, ए इसका 8r स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब स्टार्ट करते हैं इसका पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखना। सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर पैकिंग एफिशिएंसी, मैंने आपको पहले ही 3 डायमेंशन को बता रखा है, तो आपको 2 डायमेंशन का अच्छे से पता होना चाहिए। देखिए द पैकिंग एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला होता है इन 2 डायमेंशन वो होता है स्फीयर का जो मास होता है, या फिर हमको पता होना चाहिए स्फीयर का जो कंसिडरेशन होता है उसके अपॉन में जो आपका यूनिट सेल का कंसिडरेशन होता है, मतलब जो यूनिट सेल का जो हमको कोऑर्डिनेशन नंबर का स्ट्रक्चर प्रोवाइड हो रहा है उसके ऊपर जो आपका स्फीयर का, या फिर स्फीयर तो होगा नहीं इसमें सर्कल है, सर्कल का कंसिडरेशन। तो सर्कल है इसीलिए हम वॉल्यूम तो नहीं लेंगे पर हाँ हम एरिया ज़रूर लेंगे, तो एरिया ऑफ सर्कल हमको काम आएगा। ठीक है, और साथ साथ एरिया ऑफ किस वाले स्ट्रक्चर बना हमको जोड़ने के बाद एरिया ऑफ स्क्वायर काम आएगा स्क्वायर पैकिंग में। अच्छा और क्या काम आएगा, और नंबर ऑफ यूनिट सेल तो काम आएगा ही, आई मीन नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल काम आएगा। एक यूनिट सेल की बात हो रही है तो हम एक ही यूनिट सेल का एटम लिखेंगे। अच्छा और क्या, हाँ फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज वैल्यू ऑफ दिस फ्रैक्शन we have to multiply it with 100. Multiply the fraction with 100। देखिए कैसे हो जाएगा, यहाँ पर आपका जो एरिया ऑफ सर्कल रहता है वो रहता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और जो एरिया ऑफ स्क्वायर रहता है वो रहता है ए स्क्वायर, और जो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल है वो क्या है, स्क्वायर पैकिंग है। तो मैंने अभी बताया कि नंबर ऑफ एटम्स कितने निकाला जाता है 2, और फॉर फाइंडिंग द परसेंटेज 100 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो मैं सीधे सीधे लिख दूँ, देखिए हमको क्या करना है, फर्स्ट में एरिया ऑफ सर्कल के साथ नंबर ऑफ एटम्स को मल्टीप्लाई करना है। मतलब आपका जो फॉर्मूला दिखेगा पैकिंग एफिशिएंसी फार्मूला वो कैसा है, पाई आर स्क्वायर इंटू 2 अपॉन में ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर कितना है 8r स्क्वायर, मतलब 8r स्क्वायर इंटू 1 नहीं, मतलब इंटू 100 भी तो ऊपर है। ठीक है, और यहाँ कुछ नहीं है, ओके इंटू 1 का नहीं है ना कुछ, मैंने ऐसी गलती से इंटू लिख दिया था। अब यहाँ पर आपका जो कैंसिल करने के बाद आएगा वो कैसे आएगा, हाँ आप आर का वैल्यू लिख सकते हो अगर आप लिखना चाहो। ओके लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपको सिर्फ एच लेंथ की बात बता रही है। ओके सो पाई आर स्क्वायर विल बी कट, सो यहाँ पर 2 4 आ जाएगा, तो पाई देखिए 2 4 से 8 हो जाएगा, तो पाई अपॉन 4 इंटू या आर स्क्वायर कट गया इंटू 100 में है। सो इसका जो पूरा वैल्यू आएगा वो कितना आ जाएगा 78.54% ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, अगर कोई आपको पूछे कि व्हाट इज़ दी 2 डायमेंशनल प्लेन में पैकिंग एफिशिएंसी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आप सिंपल ये बता देना, वो कंफ्यूज नहीं होगा। मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो पैकिंग एफिशिएंसी रहता है वो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है। ओके सो आज के लिए बस इतना ही, एंड हम इसके बाद मेरे लेक्चर में पढ़ेंगे व्हाट इज़ द पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागन, वेयर हेक्सागन इज इन 2 डायमेंशनल शेप। थैंक यू।